इनकी बात है। रामचंद्र अपनी पत्नी से बोलता है, बहुत दिनों से सोहन की कोई खबर नहीं मिली है, तो मैं कल जाके देख आता हूँ, उसकी कोई खबर ले आता हूँ। तब उसकी पत्नी कहती है कि आज सुबह सुबह मेरी बाई आँख फड़क रही है जी, लगता है कुछ तो बात है, आप कहीं मत जाओ। तुम तो जानती हो भाग्यवान, सोहन का हमारे सिवा कोई और नहीं है। जाते जाते ऐसे टोका टोकी नहीं करते हैं। तुम जाके तैयारी करो मेरे जाने की। फिर रामचंद्र की पत्नी शकुंतला कहती है, ठीक है, मैं आपकी जाने की तैयारी करती हूँ, और वह वहाँ से चली जाती है। सोहन रामचंद्र का मित्र है, जो कि बचपन से उसका एक पैर नहीं है और वह गूंगा था। फिर सुबह रामचंद्र अपने मित्र से मिलने के लिए अपने घर से निकल जाता है और चलते चलते उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिलता है। वह व्यक्ति रामचंद्र के पास आया और पूछता है, भाई आप कहाँ जा रहे हो और आप कौन हो? तब रामचंद्र कहता है, भाई मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ और मेरा नाम रामचंद्र है। तब वह व्यक्ति कहता है, मेरा नाम काल है, मुझे भी उसी तरफ काम है भाई, मुझे भी उधरी जाना है और मुझे रास्ता ठीक से पता नहीं है, तो क्या मैं आपके साथ तुलसी नगर जा सकता हूँ? तब रामचंद्र जी कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल चल सकते हैं। तो चलिए। फिर उसके बाद दोनों बातें करते करते चल रहे थे और रामचंद्र अपने मन में सोच रहा था कि काल, ये कैसा नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है काल। फिर कहता है, मुझे क्या करना है? और फिर रामचंद्र ने काल से कुछ भी नहीं कहा। चलते चलते एक गांव में पहुंच गए दोनों। तब काल ने कहा कि रामचंद्र से, भाई मुझे इस गांव में किसी को कुछ संदेश देना है, मैं बस संदेश देकर आता हूँ, आप आगे बढ़िए। तब रामचंद्र कहता है, भाई ठीक है, आप संदेश देने जाइए और मैं इस कुएं के पास आपके आते तक विश्राम कर लेता हूँ और पानी पी लेता हूँ। तब काल कहता है, ठीक है भाई, मैं यूँ गया और यूँ आया। उसके बाद इधर रामचंद्र कुएं के पास बैठकर पानी पीने लगा। तभी उसको गांव में कुछ आवाज़ सुनाई देने लगा। गांव में लोग एक जगह इकट्ठे हो गए थे। गांव में किसी चील ने किसी को मार दिया। तब काल वापस आ गया। चलो मित्र, अभी बहुत काम बाकी है। तब रामचंद्र कहते हैं, हाँ हाँ भाई चलते हैं, तुमने संदेश बहुत जल्दी पहुंचा दिया। तब काल कहता है, हाँ हाँ भाई, मुझे जिस व्यक्ति को संदेश देना था वह पास में ही मिल गया, तो मैं संदेश देकर जल्दी आ गया। अब चलो भाई। फिर दोनों चल पड़ते हैं। जाते जाते उनको एक मंदिर मिलता है और दोनों चलते चलते थक भी गए थे। तब रामचंद्र कहता है, भाई रात होने वाली है, तो चलो ना हम इसी मंदिर में रात रुक जाते हैं, थक भी गए हैं। तब काल मान जाता है और कहता है कि आप मंदिर में चलो, मैं इस गांव में किसी को सामान देकर आता हूँ। रामचंद्र कहते हैं कि भाई साथ में खाना खा लेते हैं, फिर चले जाना। तब काल बोलता है, नहीं भाई आप खा लो, मैं आकर खा लूँगा, आता हूँ कहकर काल वहाँ से चला जाता है। इधर रामचंद्र मंदिर के अंदर जा ही रहा था, फिर एक व्यक्ति वहीं से दौड़ते हुए पार होता है। अरे आग लग गई, देखो सब जल गया। तब रामचंद्र सोच में पड़ जाता है कि ये काल जहाँ भी जाता है वहाँ किसी न किसी प्रकार की अनहोनी हो ही जाती है, ये कैसे हो रहा है। फिर काल वापस आ जाता है, पर रामचंद्र काल से कुछ भी नहीं पूछ पाता। फिर रात में दोनों सो जाते हैं। फिर सुबह उठकर दोनों जल्दी से यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं और फिर चलते चलते एक और गांव आया।
तो काल कहता है, मित्र तुम थोड़ा यह पेड़ के छांव में आराम करो, मुझे इस गांव में कुछ काम है, वो मैं करके आता हूँ। और काल गांव की ओर चल पड़ता है। काल गांव की ओर चल पड़ता है और फिर इधर रामचंद्र को आवाज़ सुनाई देती है कि एक व्यक्ति चिल्ला के बोल रहा है कि मकसूदन को सर्प ने डस लिया, अरे गांव वाले जल्दी आओ। इधर उतने में काल रामचंद्र के पास वापस आ जाता है और कहता है, चलो मित्र। तब रामचंद्र इस बार कहता है, मित्र मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। तब काल कहता है, हाँ हाँ बोलो, क्या बात है मित्र। मन में जो भी बात है उसे बोल देना ही चाहिए। तब रामचंद्र कहता है कि तुम जिस गांव में भी जाते हो उस गांव में कुछ न कुछ अनहोनी क्यों हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तब काल कहता है, भाई रामचंद्र मैं तो तुम्हें बहुत ही समझदार व्यक्ति समझ रहा था, तब मैं आपके साथ यात्रा पर निकल गया। मुझे मालूम पड़ता है कि तुम ज्ञानी व्यक्ति हो, मगर तुम तो। तब रामचंद्र कहते हैं कि मुझे अपना असली परिचय दे देते तो मैं समझ जाता और मेरे लिए आपको समझना आसान हो जाता। तब काल कहता है कि मैं यमराज के संदेश का पालन करता हूँ, जिनकी आयु पूरी हो गई हो उनके प्राण हरण करता हूँ। अगर ऐसी बात है, तुम सच में यमदूत हो तो बताओ कि अगली मृत्यु किसकी है। तब काल कहता है, अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र की है जिसे तुम मिलने जा रहे हो। रामचंद्र सुनकर दंग रह जाता है कि तब काल कहता है कि उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही होगे। तब रामचंद्र कहता है, ये क्या बोल रहे हैं आप, मैं कैसे संभव है कि एक मित्र ही दूसरे मित्र की मृत्यु का कारण बन जाए, वो मेरे बचपन का मित्र है, मैं कैसे उसके मृत्यु का कारण बन सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए बेहतर होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, तो कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण ना बनूं। तब काल कहता है, तुम जो सोच रहे हो वो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से ना मिलने की नियति नहीं बदल जाएगी। मृत्यु तो निश्चित है तुम्हारे मित्र की, और वो तुम्हारी चरणों में ही मर जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा कहकर वह वापस लौट रहा था। उसी गांव से उधर सोहन रामचंद्र को देखकर जल्दी जल्दी चल रहा था और वह बहुत खुश था अपने मित्र को देखकर। तब काल कहता है कि तुम कुछ भी कर लो मगर नीति को नहीं बदल सकते। तुम्हारा मित्र तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है और वह अपनी शक्ति से ज़्यादा दौड़ने की कोशिश कर रहा है, तो इस कारण वह तुम्हारी चरणों में ही दम तोड़ देगा। और फिर सोहन आकर गिर जाता है। तब रामचंद्र उसे अपने गोद में उठाकर खाने की कोशिश करता है। मेरी वजह से तुम्हारी मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद रामचंद्र काल को आश्चर्य भरी नजरों से देखता है। तब काल कहता है कि तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, मगर तुम समझ ही नहीं सके क्योंकि तुम्हारा मित्र गूंगा है, जिस कारण वह तुम्हें आवाज़ भी नहीं दे सका और अपनी क्षमता से ज़्यादा शक्ति का प्रयोग कर चुका है, इसलिए उसकी सांसें फूल रही थी और जब तुम वापस लौट रहे थे तो वह और जल्दी जल्दी चल रहा था, इसीलिए गिर गया और दम निकल गया हृदय गति रुक जाने से, और उसकी मृत्यु की वजह तुम हो। वह तुमसे ही मिलना चाहता था। वह अपनी सीमाओं को लांघ कर तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा था। तब रामचंद्र काल से कहता है, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से मेरे साथ क्यों चल रहे थे।
काल कहता है, मैं तो सभी के साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ। केवल लोग मुझे पहचान नहीं पाते। केवल लोग मुझे अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति या वस्तु या किसी घटना के संदर्भ को समझने का प्रयास ही नहीं करते। तब रामचंद्र कहता है काल से, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? हालांकि किसी सामान्य जीव के लिए ये जानना संभव नहीं है। तुम ज्ञानी व्यक्ति हो और अपने मित्र की मृत्यु को तुमने जितनी आसानी से स्वीकार कर लिया, जिसे देखकर ये लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर परेशान नहीं होगे। तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 5 महीने बाद होगी, किसी दूसरे राज्य के राजा के यहाँ फांसी लगने से। और हाँ, आश्चर्य की बात यह है कि तुम स्वयं खुशी खुशी फांसी पर लटकोगे। फिर रामचंद्र ने अपनी मित्र का अंतिम संस्कार किया और फिर अपने गांव लौट आया। ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी मृत्यु की बातें जानने के बाद उसे बचने का उपाय सोचने लगा। रामचंद्र की पहचान उस राज्य के राजा से भी थी। रामचंद्र राजा के दरबार में पहुंच गया और उसने राजा को सारी बातें बताई। तब राजा शेखर कहता है कि हमारे मित्र की समस्या अब हम सबकी समस्या है और आप सब ने भी सुन लिया। आप सब बहुत ज्ञानी हैं, इसलिए मैं अपने मित्र के प्राण बचाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे आप सब की सहायता की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे आप सब की सलाह चाहिए। तब दरबार में बैठे लोगों में से एक व्यक्ति बोलता है, महाराज जी, जैसे कि पंडित जी ने कहा कि ठीक 5 महीने बाद उनकी मृत्यु होगी, लेकिन महाराज मृत्यु तब होगी जब वो किसी दूसरे राज्य में जाएंगे। अगर हम इन्हें किसी दूसरे राज्य में जाने ही ना दें तो उनकी मृत्यु कैसे होगी? तब राजा कहता है, आप सब के सलाह के अनुसार हमारे मित्र की रहने की व्यवस्था राज्य में ही कर दिया जाए और अपनी मर्जी से राजमहल में आ जा सकते हैं और जिससे भी मिलना चाहें मिल सकते हैं, लेकिन उनके कक्ष में बिना हमारे अनुमति के कोई नहीं जाएगा और वहीं कोई उनसे मिल भी नहीं सकता। फिर दिन यूं ही गुजर रहे थे और ठीक मृत्यु के एक दिन पहले रामचंद्र कहता है, कल तो मेरी मृत्यु का दिन है, तो क्यों ना आज रात में जल्दी से सो जाता हूँ, ताकि ये काली रात और कल का दिन जल्दी से निकल जाए। और वह सो जाता है। मगर रामचंद्र को नींद में चलने की बीमारी थी और वह स्वयं इसके बारे में जानता नहीं था, इसीलिए उसने राजा या और किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। नींद में चलने की बीमारी का दौरा अक्सर उस समय पड़ता था व्यक्ति को नींद अच्छे से नहीं आ रही हो। उस रात नींद में चलने का दौरा पड़ा और वह राजा के महल से कब निकल गया उसे भी पता नहीं चला और चलते चलते राजा के अस्तबल में पहुंच गया और एक घोड़ा में सवार होकर वह दूसरे राज्य में पहुंच कर राजा के कक्ष में जाके राजा के रानी के साथ बगल में सो गया। सुबह राजा ने देखा, कौन है ये नामुराद जिसने हमारी रानी के साथ और हमारे सोनो शौकत में ये गुस्ताखी की है। इस गुस्ताख को तुरंत हिरासत में ले लिया जाए और दरबार में पेश करो। फिर रामचंद्र राजा से माफ़ी मांगता है, गुस्ताखी माफ़ करो राजा जी, मैं खुद नहीं जानता कि मैं यहाँ कैसे आ गया, मुझे माफ़ कर दो राजा जी, मैं यहाँ इस राज्य में कैसे आ यह भी नहीं जानता और आपके कक्ष में भी कैसे आ गया, मैं खुद भी नहीं जानता। तब राजकुंवर कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सच सच बताओ, तुम कोई जासूस तो नहीं?
महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। राजा तो पहले से क्रोधित था और रामचंद्र की बातें सुनकर और क्रोधित हो गया। तुम्हारा अपराध क्षमा युक्त नहीं है। सैनिकों, इस पापी को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तब रामचंद्र कहता है, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। आपके किसी पहरेदार ने भी मुझे रोका क्यों नहीं। मैं इतना जानता हूँ कि आज मेरा मृत्यु होगा। मृत्यु का दिन है, मेरी मृत्यु होने जा रही है। तब राजा कहता है, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारा मृत्यु होने वाली थी? क्या कहना चाहते हो तुम? महाराज, मेरा या किसी भी सामान्य व्यक्ति का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वो राजा के उपस्थिति में राजा के कक्ष में रानी के बगल में सो जाए। ये तो सीधा सीधा आत्महत्या होगी। मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने भला क्यों आता? अगर तुम्हें ये पता है कि तुम हमारे कक्ष में क्यों आए? रामचंद्र कहता है, महाराज, मैं आपको सारी बातें सच सच बताता हूँ। बात दरअसल ये है कि पिछले 5 महीने में हुई सारी बात बताता हूँ। और वह राजा को सारी बात बताता है। तब राजा कहता है, तुम अपनी मृत्यु से बचने के काल और मृत्यु का बहाना बना रहे हो। नहीं नहीं महाराज, जितनी भी बात बोली है यह सब सत्य है। तुम भविष्यवाणी का बहाना बना रहे हो। नहीं महाराज, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप पड़ोसी राज्य के राजा से भी पूछ सकते हैं। यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है जैसे कि तुमने कहा, तो मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम झूठ बोल रहे हो तो आज तुम्हारी मृत्यु होगी। उसी राज्य के राजा शेखर हमारे मित्र हैं। हम अभी अपने सैनिकों को भेजकर पता लगवाते हैं। सिपाही दूसरे राज्य जाकर वापस आते हैं और राजा को सब बात बताते हैं कि रामचंद्र सच कह रहा है। दूसरे राज्य के राजा रामचंद्र को अपने महल में रहने की व्यवस्था दे रखी थी। पिछले 5 महीने से वे राजा का मेहमान था। पिछली रात राजा स्वयं कक्ष में इनसे मिलने गए थे। इसके अनुसार रामचंद्र को फांसी की सजा देना उचित नहीं रहेगा। लेकिन अब समस्या यह है कि अगर इसे फांसी नहीं दी जाएगी तो ये राज्य के नियमों के विरुद्ध होगा, और इसे फांसी दी जाएगी तो ये इसके साथ अन्याय होगा। दरबार में बैठे ज्ञानी में से एक ने कहा, महाराज, अगर इसे कच्चे धागे से इसे फांसी लगवा दी जाए तो कैसा रहेगा? इससे आपके वचन का मान रहेगा और कच्चे सूत के एक धागे से इसकी मृत्यु भी नहीं होगी। तब महाराज कहते हैं कि हमें आपकी सलाह उपयुक्त लग रही है। रामचंद्र को कच्चे सूत के एक धागों से फांसी पर लटका दिया जाए। तब रामचंद्र कहता है, महाराज, मैं आपके न्याय से खुश हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कच्चे सूत के फांसी से मेरी मृत्यु नहीं होगी। मैं खुशी खुशी आपकी ये फांसी की सजा को मंजूर करता हूँ महाराज। और जैसे रामचंद्र को फांसी दी गई, कच्चे सूत का धागा टूट गया और रामचंद्र जमीन पर गिर गया। लेकिन टूटने से सूत ने अपना काम कर दिया था। कच्चे सूत से रामचंद्र के गले का नस कट गया था और वह जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। और देखते ही देखते रामचंद्र की मृत्यु हो गई और देखते ही देखते उसका शरीर शांत हो गया। फिर लोग बातें करते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा है कि कमजोर से धागे से किसी की मृत्यु भी हो सकती है। हाल वही था। नियति ने अपना काम कर दिया। जो होता है वो होता ही है कहकर हम चाहे कितनी भी सावधानी कर समझें, चाहे इंसान जितने उपाय कर ले, हर घटना और उस हर घटना का सारा ताना बाना पहले से निश्चित है, जिसे हम रत्ती भर भी इधर उधर नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा से बेहतर तरीके से
जी सकें। सैनिकों, रामचंद्र के पार्थ शरीर को पूरे सम्मान के साथ पड़ोसी राज्य में उसके घर ले जाया जाए और उसके परिवार की यथाउचित सहायता की जाए। रामचंद्र की पत्नी ने रामचंद्र का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से किया। इसी प्रकार की रोचक और रहस्यमय कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब मेरी कहानियों को इतना प्यार और सम्मान देते हैं। दिल से आप सबको धन्यवाद।